हेलो। हाँ आप सर। ओके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म टॉप कोचिंग। मैं धनंजय मिश्रा, मैथ्स टीचर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी लोगों की क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं, सारी क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की। 10th की भी आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है, 9th की भी स्टार्ट हो चुकी है, 11th की भी स्टार्ट हो चुकी है और 12th, मतलब 9th 10th 11th एंड 12th सारी की सारी क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी हैं। जिसमें आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इनकी क्लासेस आप लोगों को मिल रही होंगी अभी कंटिन्यू, और बायो की भी क्लासेस आपको प्रोवाइड होना चालू हो जाएगा। बट आपको ध्यान क्या रखना है, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं जो बड़ी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को यहाँ से क्या क्या प्रोवाइड होगा। प्रोवाइड जो होगा हमारे लोगों का, जैसे कि आप लोगों का 11th है, तो 11th में जब मेरे चैनल जो टॉप कोचिंग का चैनल है उस पर आप जब इंटर करेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले दो प्लेलिस्ट मिलेंगी। एक तो मिलेगी प्लेलिस्ट थ्योरी पार्ट प्लस में क्वेश्चन एंड आंसर, मीन्स यहाँ क्या है, और एक मिलेगी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एक क्या मिलेगी? एनसीईआरटी सॉल्यूशन। दो क्लासेस मिलेंगी आपको। जो एक प्लेलिस्ट है थ्योरी की और एक है एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। जो थ्योरी वाला पार्ट है उसमें हम लोग जानते हो बच्चों क्या पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि सेट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो सेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, फिर उसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन आंसर करेंगे साथ साथ में। और जो ये वाला हमारा लोगों का प्लेलिस्ट है एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, वो वाली जो प्लेलिस्ट है उस वाली प्लेलिस्ट में केवल एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन किए जाएंगे डिटेल के साथ। मतलब कि जितने भी क्वेश्चन है विद डिटेल अच्छे से एक्सप्लेन करके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन किए जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन में कि आप लोग एनसीईआरटी की बुक खोलते हैं और आपका ये क्वेश्चन नहीं लग रहा है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और जो ये थ्योरी वाला पार्ट चलेगा इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। वो आप लोगों के क्वेश्चन बड़ी सारी बुक से हो सकते हैं, वो आप लोग जानते हो, यूज भी करते होगे। RD शर्मा की बुक है, RS अग्रवाल है, मतलब बड़ी सारी रेफरेंस बुक जो आती हैं आप लोगों के लिए, वो सारी हम लोग यहाँ से, हमारी जो टीम है वो आप लोगों को कंटेंट बनाती है बड़ी सारी बुक से। तो आप लोगों को इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अब पढ़ना है सीरियस होके। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हमारा लोगों का चैप्टर है सेट्स, और सेट्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग? एनसीईआरटी सॉल्यूशन। पहला लेक्चर है ये 1.1 का। हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, 1 to 6 सारे के सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 1.1। अच्छे से पढ़ेंगे, कोई डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सारे के सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो चलते हैं आज के सेशन पर। अब देखो, जो क्वेश्चन आपको लोगों को दिख रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिखा, अब आप लोगों को करना क्या है, जैसे आप तुरंत क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो शायद क्वेश्चन आपको समझ में ना आए। तो जो सेट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि अब अगर आप जब यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो वहाँ जो एक सेट का आप लोगों को थ्योरी पार्ट में आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा। वहाँ पर हम लोग सेट्स के बारे में थ्योरी पढ़े होंगे, कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि रियल में सेट क्या होता है, सबसेट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ द सेट क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। मतलब एक एक चीज डिटेल के साथ हम लोग वहाँ पढ़ चुके हैं। तो आप लोग उस वाले थ्योरी पार्ट को देखें और बाद में आप लोग क्वेश्चन करें तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैं यहाँ भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलूंगा। सबसे पहले हम लोगों को जान लेना चाहिए जैसे सेट होता क्या है। बच्चों अगर कोई पूछे आपसे कि सेट क्या होता है, तो सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जो सेट होते हैं क्या होते हैं? कलेक्शन होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के, लेकिन वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि जब मैं से एक मैंने ये लिखा, इसमें लिख देता हूं कि गंगा, यमुना और यहाँ पर गोदावरी। अब देखो एक चीज देखो, यहां पर मैंने लिखा ये तीन, मैंने नाम लिखे हैं एक सेट के अंदर।
अगर मैं बोलूँ ये किसका सेट है तो बोलोगे सर ये इंडियन रिवर्स, सेट ऑफ इंडियन रिवर्स। तो ये इंडियन रिवर मतलब ये जो तीनों के तीनों एलिमेंट हैं इस सेट के अंदर ये क्या है, इंडिया की रिवर्स हैं, फेमस रिवर हैं, होली रिवर हैं। तो गंगा हुई, यमुना हुई, गोदावरी हुई। तो इसमें क्या है कि ये वेल डिफाइंड है। अगर आपसे कोई पूछे तो ये तीनों क्या है, वेल डिफाइंड, ये तीनों क्या है, रिवर हैं। लेकिन अगर मैं कोई एक सेट दे देता हूं आप लोगों को जिसके अंदर मैं गंगा लिख दूं, फिर बच्चों में क्या लिख दूं अंदर इसके, हिमालय लिख देता हूं, और बाद में इसके अंदर मैं लिख देता हूं राम लिख दूं। अब मैं बोलूं कि बताओ ये सेट किस चीज का सेट है, ये किस चीज का सेट है, तो आप लोग क्या बताओगे, सर दिस इज द सेट ऑफ इंडियन रिवर। तो ये तो भाई इंडियन रिवर का सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर तो हिमालय भी है, गलत हो गया। अगर बोलोगे सर दिस इज द सेट ऑफ इंडियन माउंटेन्स, तब बोलोगे सर हिमालय है लेकिन इसके अंदर गंगा माउंटेन थोड़ी ना है, और राम तो साइड में ऐसे बैठा है, ये तो एक आदमी है। तो क्या हो गया, गलत हो जाएगा। मतलब ये जो सेट है ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का बच्चों इतना मतलब है कि किसी सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं उनको हम लोग डिफाइन कर सकें, मतलब एक वर्ड में हम लोग एक लाइन में सारे के सारे एलिमेंट की क्वालिटी हम लोग बता दें बच्चों। तो ये चीज होती है। अगर मैं आपसे पूछूं जैसे कि ये वेल डिफाइंड, अगर आप लोग याद होगा कि जैसे कि आप लोगों को याद, जैसे घर में क्या आता है कि टी सेट, टी सेट में क्या हो जाता है, देखे होगे कि जब आप टी सेट खोलते हैं तो उसमें कप निकलती हैं, प्याली निकलती हैं, बड़ी सारी चीजें निकलती है, लेकिन वो क्या है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं चाय पीते टाइम। शरबत सेट बड़े सारे देखे होंगे आप लोगों ने, सेट जो आते हैं पूरे पूरे किचन के लिए ज्यादातर आते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, सेट हैं, लेकिन वो क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं। उसमें जो होंगे वो सारी की सारी चीजें वही यूज होंगी जहां पर हम लोग यूज करने वाले होंगे। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब समझ गए होंगे कि सेट क्या होते हैं, सेट के अंदर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होंगे। जैसे कि ये वाला सेट था, ये सेट नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसके अंदर एलिमेंट अलग अलग भरे पड़े हैं, इसमें जो एलिमेंट है वो अलग अलग हैं। और ये वाला वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है क्योंकि एक लाइन अगर मैं बोलूं कि दिस इज द सेट ऑफ इंडियन रिवर, तो आप लोगों का सारे के सारे एलिमेंट के ऊपर सही बैठती है ये डेफिनेशन। तो ये क्या हो गए, सेट होंगे। तो हम लोग सबसे पहले सेट समझ गए हैं। सेट को लिखने के तरीके बच्चों क्या होते हैं, सेट को लिखने के दो तरीके हैं, एक आता है रोस्टर फॉर्म और एक आता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये अभी हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे और आपको मैं बताता जाऊंगा कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है। आप लोग कोशिश ये करें कि जो थ्योरी का पार्ट हम लोग अपलोड करते हैं, जो लाइव क्लास चलता है, उसको जरूर देखें क्योंकि वहां आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और यहाँ हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। वैसे मैं यहाँ पे रिकॉल करवाता जाऊंगा कि जो चीजें आप भूल सकते हैं या भूल गए होंगे वो की सारी चीजें हम रिकॉल करवा देंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का बच्चों है वो क्या है, पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब अच्छा बताओ आप लोग, सबसे अच्छा तरीका है सेट को पहचानने का क्या, कि जैसे कि 5 लोग हैं, आप लोग 5 लोग बैठे हो, अगर मैं बोलूं आपसे कि बताओ जरा कि वीक में कितने दिन होते हैं, तो सारे लोग, एक बताएगा 7 होते हैं, दूसरा भी 7 होते हैं, तीसरा भी क्या बताएगा 7 होते हैं। मतलब कि एक चीज में क्वेश्चन पूछता हूं कि ऐसा सेट बताओ कि जो हफ्ते में जितने दिन होते हैं वो सब नाम लिखो एक पेज पे, तो क्या होंगे, अगर 10 बच्चों से नाम लिखवाओगे तो वो वही नेम लिखेगा, मंडे ट्यूसडे यही लिखेगा। मतलब जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो हफ्ते के दिन हैं या वीक के जो डे हैं वो सारे के सारे वही रहेंगे, चाहे वो किसी के लिए भी हो। आप किसी भी आदमी से पूछें वो दिन तो चेंज नहीं कर देगा, वो मंडे की जगह कुछ और तो नहीं बोल देगा, तो वही तो रहेंगे, डे तो वही रहेंगे। तो ये जो हुआ, अगर हम कहें द सेट ऑफ डे ऑफ द वीक, तो ये क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड है, आप किसी से भी पूछेंगे वो वही चीज रहेगी। तो ऐसे आप सोच लीजिएगा कि ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए, वो आपसे पूछा जाए चाहे दूसरे से पूछा जाए, ऐसे 5 लोगों से पूछा जाए, सबका आंसर सेम हो तो वो क्या हो जाएगा, सेट, और सबका आंसर सेम ना हो तो वो सेट नहीं होगा। अब हम लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे जहां पर भी डाउट होगा। जैसे लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब जैसे आपको पता है कि कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं ईयर में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारे महीने होते हैं। बोला है कि ये बताओ कि वो मंथ का ऑब्जेक्ट बताओ कि ये या क्या ये सेट है कि नहीं। अब जरा बताओ
कोई भी बच्चा होगा, अब देखो क्वेश्चन पढ़ेगा, लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। आपको ऐसे मंथ बताने हैं जिनकी स्पेलिंग जब लिखें तो उनका लेटर पहला कौन सा हो, जे। तो भाई किसी बच्चे से पूछोगे वो पहले कहेगा सर जनवरी होता है, फिर क्या होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर क्या आ जाएगा जून आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा बच्चों जुलाई आ जाएगा। अब बताओ कि 3 मंथ हैं, जनवरी, जून, जुलाई, इसको छोड़ के आपको कोई चौथा मंथ ऐसा मिल रहा है, फोर्थ मंथ ऐसा मिल रहा है क्या जिसका लेटर पहला क्या होना चाहिए, जे हो, जे से स्टार्ट हो, तो आपको नहीं मिलेगा बच्चों। तो इसका मतलब ये आप क्वेश्चन किसी से भी पूछेंगे, आप अगर 10 बच्चों से पूछोगे कि वो मंथ लिखो जिनका फर्स्ट लेटर जे से स्टार्ट हो, तो यही आंसर देगा, कोई अलग से आंसर तुमको नहीं देगा। तो ऐसे जो होते हैं सेट वो वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड है कि अगर आपसे पूछे ये क्या है तो आप इसकी क्वालिटी क्या बताओगे, सर ये वो मंथ है जिनका फर्स्ट लेटर क्या है, जे से स्टार्ट होता है। तो ये वेल डिफाइंड सेट है हमारा। तो क्या ये बच्चों सेट होगा, तो बोलोगे सर ये सेट होगा, क्योंकि अगर ये 10 लोगों से भी पूछो तो आंसर सबका क्या होगा, यही होगा। तो भैया ये तो भैया क्या हो गया, सेट हो गया। दूसरा बच्चों बताओ, देखो क्वेश्चन क्या है, बड़े आसान आसान क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया। अब जरा बताओ, पूछ रहा है कि बताओ 10 सबसे अच्छे जो राइटर इंडिया के हैं उनके नाम बताओ। अब मुझसे कोई पूछेगा तो मैं दूसरे राइटर का नाम बताऊंगा, कोई दूसरे से पूछेगा तो उसको भैया एनिमेटेड मूवी अच्छी लगती है, कॉमिक्स अच्छी लगती हैं, तो वो दूसरे राइटर का नाम बताएगा। कोई बहुत अच्छी बुक्स पढ़ता है तो वो मुंशी प्रेमचंद्र पढ़ रहा होगा, निराला को पढ़ रहा होगा। तो बड़े मतलब क्या है, यहाँ पर आपके डिपेंड करता है चॉइस के ऊपर कि आपको कौन सी बुक अच्छी लगती है। किसी को कहानियां अच्छी लगती हैं वो कहानी पढ़ रहा होगा, किसी को कविताएं अच्छी लगती हैं वो कविता पढ़ रहा होगा। मतलब अगर 10 बच्चों से पूछोगे तो क्या बताओ सबके, अगर वो बताओ ऐसा भी होगा क्या किसी ने लिखा निराला को लिख दिया, एक निराला हो गए, मुंशी प्रेमचंद हैं, जयशंकर हैं, क्या सेट में सबके यही नाम थोड़ी ना होंगे, किसी के चेंज हो जाएंगे। मतलब ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, सबके आंसर अलग अलग होंगे बच्चों, सारे के सारे आंसर क्या होंगे, अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसा सेट जो आंसर अगर 4 लोगों से पूछो तो सब अलग अलग लिखें, तो ऐसा सेट जो होता है वो सेट नहीं होता है, क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो बताओ द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया, तो इंडिया के 10 सबसे अच्छे राइटर पूछ रहा है, तो सबकी चॉइस अलग अलग हो सकती है। मुझसे पूछोगे मैं कोई दूसरे नाम बताऊंगा, दूसरे से पूछोगे वो कोई दूसरे नाम बताएगा। तो इसका मतलब ये सेट नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये सेट नहीं है। तीसरा देखो, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब पूछ रहा है कि बताओ आपकी टीम 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब सबसे अच्छे प्लेयर बताओ कि क्रिकेट में सबसे, कोई 11 तुमको लोग बताने वर्ल्ड से। अब कोई सचिन को प्यार करता है, कोई भाई बॉलर में अगर आप कहोगे, बैट्समैन पूछ रहा है तो कोई धोनी को प्यार करता है, कोई युवराज को चाहता है। अगर आप 11 प्लेयर पूछेंगे कि आप कोई 11 प्लेयर चूज करो किसी बच्चे से या किसी से भी, तो उसकी चॉइस अलग हो सकती है। कोई सचिन को मान सकता है, कोई युवराज को चूज कर सकता है। ऐसा तो है नहीं कि जितने लोगों से पूछोगे वो वही 11 प्लेयर उठाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज क्या हो जाएगी, ये भी सेट नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। मैं अगर ये बोल देता द टीम ऑफ, मतलब द ऑल मेंबर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, ऑल मेंबर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो ये तो सबको पता है कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम में अगर सारे के सारे लोगों को लिख दो तो सारे के सारे लोग, कोई किसी से भी ये पूछोगे तो वही जितने प्लेयर इंडियन क्रिकेट टीम में होंगे वही तो लिखे जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वेल डिफाइंड है। अगर मैं बोलूं कि इंडियन क्रिकेट टीम, ऑल मेंबर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो क्या होगा, जो हम लिखेंगे वही तुम लिखोगे, क्योंकि तुम बदल तो दोगे नहीं। इंडियन क्रिकेट टीम में जो प्लेयर हैं उनको चेंज तो कर नहीं दोगे, तो जो हम लिखेंगे वही आप लिखोगे। तो ये वेल डिफाइंड हुआ। यहां पर चॉइस की बात आ रही, बोल रहा है कि आप बताओ द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर। तो बेस्ट क्रिकेटर कौन बताएगा, हमको कोई दूसरा बेस्ट लग सकता है, आपको कोई दूसरा बेस्ट लग सकता है। तो ये भी क्या हुआ, सेट तो भाई नहीं है। तो क्या हो गया, सेट नहीं है। दूसरा देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास।
हाँ, ये बात सही है। जैसे कि आपकी क्लास में बड़े सारे बच्चे हैं, अब जैसे कि राम भी पढ़ता है, श्याम भी इस स्कूल में क्लास में पढ़ रहा है, और दिनेश भी पढ़ रहा है भैया। अब अगर राम से पूछोगे कि बताओ अपने क्लास के सारे बच्चों के नाम लिखो एक कॉपी पे, तो वो लिख देगा, खुद को भी लिख देगा, भाई क्लास में तो पढ़ता है ना। अगर आप श्याम से पूछोगे तो श्याम भी लिखेगा। ऐसे ही दिनेश से पूछो कि सारे के सारे अपने क्लास के बच्चों के नाम लिखो, तो वो भी कॉपी पे लिख देगा। अब बताओ क्या कोई डिफर करेंगे नंबर या नेम? सारे के सारे जब बच्चे क्लास में वही हैं, चेंज हो नहीं रहे हैं, तो आप किसी से भी पूछोगे नाम तो वही रहेंगे सभी के। तो ये क्या हो जाएगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, तो ये चेंज नहीं होने वाली चीज है, वेल डिफाइंड है, क्लास के अंदर वही बच्चे रहेंगे। अब इसमें से ये तो कोई पूछ नहीं रहा है कि आपकी चॉइस के पर ये पूछता कि क्लास के 4 टैलेंटेड बच्चों को निकालो, तो आपको क्या कहते हैं, कोई कहेगा कि मुझे टैलेंटेड वो बच्चे लगते हैं जो क्रिकेट ज्यादा अच्छा खेलते हैं, कोई ये कह सकता है मुझे टैलेंटेड वो बच्चे लगते हैं जिनकी मैथ्स अच्छी हो। तो यहाँ पर चॉइस बच्चों हो जाती है, जहाँ पर टैलेंटेड आ जाए या अच्छे गुड बच्चे आ जाएं, तो ऐसे नहीं है। यहाँ पर बोला है पूरे के पूरे, मतलब क्लास के सभी बच्चों का ग्रुप बनाओ, तो सभी बच्चे आ जाएंगे। क्लास में जितने बच्चे हैं सबको अगर ले लोगे तो ये तो वेल डिफाइंड हुआ, इसमें कोई बच्चा नहीं छूट रहा। चाहे हमसे पूछें, चाहे आप राम से पूछें कि अपने क्लास के बच्चों के नाम बताओ, चाहे श्याम से पूछो और चाहे दिनेश से पूछो, तो इस क्लास के जितने बच्चे होंगे वो राम के लिए भी सेम होंगे, दिनेश के लिए भी सेम होंगे और श्याम के लिए भी सेम होंगे। तो ऐसा जो सेट होगा ये क्या होगा, वेल डिफाइंड सेट होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो क्या हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया, सेट होगा, क्योंकि वेल डिफाइंड है। अब देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, अब बोल रहा है कि बताओ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब यहां पर क्या करोगे, अगर मैं लिखना चालू करूं तो नेचुरल नंबर किसी को आता है, वो कह दो कि सर गायब हो गया है दिमाग से, 1 साल पहले पढ़े थे, अब तो मुझे कुछ सारा का सारा भूल गए हैं, केवल पबजी आता है इस समय। तो क्या करेंगे आप लोग, तो वो भूल जाओ। तो यहां पर क्या करोगे, देखो अगर नेचुरल नंबर कोई पूछे तो नेचुरल नंबर बच्चों कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे चालू होते जाते हैं। देखो यहाँ पर जीरो नहीं होता, जीरो होल नंबर के अंदर होता है, और ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। अब अगर मन में आ रहा हो कि सर मैंने पढ़ा था -1 -2 -3, तो वो इंटीजर नंबर होते हैं। ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, और ये ऐसे चलते चले जाते हैं इनफाइनाइट तक। अब आपसे पूछ रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से छोटे नेचुरल नंबर लिखो। तो आप क्या करोगे कि 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4, ऐसे 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 100 से छोटे लिखने हैं। ये बोल रहा है 100 से लेस देन, तो देखो आप भी यही लिखोगे, अगर कोई दूसरा बच्चा इसका आंसर दे वो भी यही लिखेगा, तो सारे के सारे लोग एक ही आंसर लिखोगे। इसका मतलब ये सेट कौन सा है, वेल डिफाइंड सेट है। क्या है, वेल डिफाइंड सेट है। तो ये चीज तो वेल डिफाइंड हो गई, तो ये सेट है बच्चों, तो लिखोगे सर ये वाला तो सेट है, सेट है। अब देखो आगे क्वेश्चन आ जाओ, बड़े छोटे छोटे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग थोड़ा माइंड लगाओगे तो ये क्वेश्चन कर दोगे। अब देखो लिखा है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, बोल रहा है कि आपको वो नॉवेल के नाम बताने हैं जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई। अब देखो यहाँ पर सारी की सारी आपको बता देनी है कि अगर कोई पूछे कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई जितनी किताबें हैं उनका सेट बनाओ, तो जो मैं बनाऊंगा सेट वही तो तुम बनाओगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि जाओ गूगल पे सर्च करके लाओ जाके कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितनी भी किताबें लिखी गई उनको एक पेज पे लिख के लाओ, तो आप लिख के लाओगे। मैं दूसरे बच्चे से भी बोलूं तो वो भी वही बुक लिख के तो लाएगा। ऐसा तो है नहीं कि निराला की भी बुक मुंशी प्रेमचंद के अंदर रख देगा। हाँ, अब बिल्कुल गधा बच्चा हुआ तो ये काम कर सकता है, तो वो काम नहीं करना है। तो बोल रहा है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो लिखी गई बुक्स हैं उनका अगर आप कलेक्शन एक ग्रुप बनाएं तो क्या होगा, क्या वो सेट होगा? तो बोलोगे सेट होगा सर, क्योंकि यहाँ पर ये वेल डिफाइंड है। ये चाहे मैं लिख के लाऊं चाहे कोई दूसरा बच्चा आंसर इसका दे, वो सारे लोग आंसर सेम ही देंगे, क्योंकि बुक्स का तो चेंज नहीं कर सकते वो लोग। तो ये क्या हो जाएगा, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल ऑफ रिटन बाई राइटर मुंशी प्रेमचंद क्या होगा, ये एक सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। अच्छा बच्चों देखो यहाँ पर एग्जांपल वो क्या दे देगा, आप लोग तो रट्टा मार के जाओगे कि मुंशी प्रेमचंद वाला जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन था वो सेट था,
अब ऐसे रट्टा मार लेना। वहां वो जानते हो क्या करेगा कि कलेक्शन ऑफ नॉवेल नहीं, कलेक्शन ऑफ बेस्ट नॉवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, यहां पर केवल बेस्ट लगा देगा। अब बेस्ट तो मेरे लिए कोई गोदान अच्छी हो सकती है, गोदान, अब मैं बता दूं गोदान मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, तो भाई मुझे गोदान अच्छी लगती है अगर, और आपको गोदान अच्छी नहीं लगती है। अगर आपसे मैं बोलूं कि जो लाओ जाके मुंशी प्रेमचंद की जो बेस्ट नॉवेल है उनका कलेक्शन लेके आओ, तो तुम अगर मैं 4 बुक खरीदने के लिए भेजूं कि दुकान पे जाओ और मुंशी प्रेमचंद की जो सबसे अच्छी बुक है वो उठा के लाओ, तो तुम शायद 4 लाओगे, कोई दूसरी। अगर मैं किसी दूसरे बच्चे से बोलूं लेके आओ, तो वो कोई दूसरी बुक ला सकता है, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी चॉइस से लाओगे मुंशी प्रेमचंद की अच्छी अच्छी बुक। तो क्या होगा, मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारी बुक लिखी, आपको कोई अच्छी लग सकती है, कोई बुरी लग सकती है, तो क्या होगा, अगर यहां पर बेस्ट लगा दिया तो ये सेट नहीं रह गया। तो रट्टा मत मारना, ये याद रखना कि एक वर्ड से आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो रट्टाफिकेशन छोड़ दो बिल्कुल। अब देखो क्या हो गया, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, क्या होगा, सेट होगा कि नहीं, तो भाई सेट होगा। अगर गुड लगा होता या बेस्ट लगा होता तब तो सेट नहीं होता। अब लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, क्या दिखा है कि तुमको कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर बताने हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर बच्चों, तो देखो पहले बात, इंटीजर नंबर आप लोग जानते हो कि नहीं, जो इंटीजर नंबर बच्चों होते हैं, इंटीजर नंबर क्या होते हैं, इंटीजर के अंदर जीरो भी आता है, +-1, +-2, +-3, +-4, मतलब कि जीरो भी होगा, +1 भी होगा, -1 भी होगा। इसका मीन्स ये होता है +-1 का। +-2 का मतलब +2 भी होगा, इस सेट के अंदर -2 भी होगा। ये तो इंटीजर नंबर मैंने लिखे हैं, लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तुमको सारे के सारे इवन इंटीजर लिखने हैं। तो मैं क्या बोलूंगा यहां से, देखो इवन इंटीजर जब लिखने बैठेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो देखो मैं लिख दूंगा +-2, +-4, +-6, ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे इवन इंटीजर है ना। अब जो मैं लिखूंगा वही कोई दूसरा बच्चा भी आंसर देगा, तो इस चीज को तो बदल नहीं सकते कि तुम लोग कह दोगे कि सर नहीं, आज से 2 जो होता है वो इवन इंटीजर में नहीं रखूंगा मैं, तो आपकी बात तो मानने वाले नहीं है। जो सही होगा वही तो माना जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इवन इंटीजर बताओ, जैसे मैं पूछूं कि इवन इंटीजर का एक ग्रुप बनाओ, तो क्या उसमें 2 नहीं होगा, होगा, 4 नहीं होगा, 4 होगा। मींस जो मेरे लिए भी है वो आपके लिए भी है। तो यहां पर यही पूछ रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो मैंने ये लिखा, किसी से भी आप आंसर पूछेंगे वो यही चीज लिखेगा। तो यहां पर क्या हो गया, ये सेट तो होगा। अगला क्या है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन द दिस चैप्टर, हाँ द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब जो चैप्टर है कोई, अगर मैं इस चैप्टर, जो चैप्टर तुम लोग पढ़ रहे हो 1.1, अगर मैं पूछूं, आपसे पूछूं कितने क्वेश्चन है, तो आप बोलोगे सर 6 क्वेश्चन है, आप तुरंत काउंट कर लोगे 1 2 3 4 6। मुझसे पूछोगे, मैं भी एनसीईआरटी ओपन करूंगा और पढ़ूंगा कि हाँ यार 6 क्वेश्चन है। किसी दूसरे बच्चे से बोलोगे, वो भी क्या बोलेगा, सर हाँ 6 क्वेश्चन ही है। तो क्या हो जाएगा, सबका आंसर सेम है, इसका मतलब ये क्या है, वेल डिफाइंड है। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो चेंज नहीं कर दोगे, पेज फाड़ दो, चैप्टर ही गायब कर दो, वो बात दूसरी है, आप लोगों की बुक में चेंज भी हो सकता है। तो क्या हो, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो क्या हो जाएगा, ये सेट होगा कि नहीं, ये सेट होगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। लास्ट जो क्वेश्चन इसका है, क्या है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो बोल रहा है कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब तुमको तो कहोगे ये तो सर सेट होगा क्योंकि शेर, चीता, इसे सब रख दोगे। आप लोग देखे होगे बड़े सब लोग छिपकली से डरते हैं, कॉकरोच से डर जाते हैं, चूहे से डर जाएंगे। तो ये उनके लिए क्या है कि चूहा सबसे डेंजरस है और किसी के लिए छिपकली सबसे डेंजरस है। कोई बिल्ली से डर जाएगा तो कोई शेर से नहीं डरेगा। देखे होगे कि अगर जू में जाओ तो शेर के साथ भी वहाँ के लोग साइड में करते रहते हैं, खेलते रहते हैं बड़े सारे लोग, तो उनके लिए शेर तो भाई डरावना नहीं है ना। तो कोई किसी के लिए शेर बहुत डरावना है, किसी के लिए नहीं है, कि कोई बिल्ली से बहुत डर रहा है। तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते सबके लिए। अगर इस क्वेश्चन का आंसर लोगे तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है बच्चों। तो ये जो है वेल डिफाइंड नहीं है, सबका आंसर अलग अलग, इसका मतलब ये सेट नहीं होगा। तो ये सेट नहीं है। ये आपको लग सकता है कि डेंजरस एनिमल कोई पूछेगा तो आपके लिए तो डेंजरस एनिमल है कि शेर, चीता, ये, लेकिन किसी के लिए ये चीज
नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को शायद समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट ना हो। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसके इतने पार्ट थे। ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको ये बताना था कि सेट क्या होता है, बस यही कि आपको लैंग्वेज में कुछ दिए गए थे कलेक्शन, आप लोग जानते भी होंगे कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो यहाँ पर कुछ कलेक्शन दिए गए थे, कुछ ग्रुप दिए गए थे, तो आपको ये बताना था कि ये सेट होंगे कि नहीं। तो ये तो आप लोगों ने बता दिए सारे के सारे क्वेश्चन। हाँ, अब ये क्या है 11th में 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आ गया आप लोगों का, ऑप्शनल आ जाए, एमसीक्यू आ जाए। अब तो बोर्ड में जो 12th का जो पेपर होने वाला है या 10th का पेपर जो होने वाला है उसमें 18 क्वेश्चन एमसीक्यू के आ रहे हैं। मींस ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि वो लोग 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो ऐसे ही लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट वाला। तो आप लोगों की अभी से आदत डालनी होगी। 11th में हो तो ये ना सोचो कि 12th में हम लोग ये करेंगे, तो आप लोग 12th में जब जाओगे तो कोई परेशानी ना हो, तो ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सीखते जाओ। और ज्यादातर इंपॉर्टेंट ज्यादा क्यों है सेट, क्योंकि जब आप 12th में इंटर करेंगे, जब 12th में जाएंगे तो क्या है वहां पर, यहां पर आप लोग पढ़ने वाले हो सेट, वहां पर आप लोग पढ़ोगे रिलेशन एंड फंक्शन। एक चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, और वहां पर सेट थ्योरी बड़ी सारी यूज होती है, सेट थ्योरी बहुत यूज होती है वहां पर। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये पहला चैप्टर है 12th का, वो समझ में आ जाएगा, वो भी, वरना वो भी इतना ऊपर से आपके सर के ऊपर से निकलने वाला है। तो अभी आप लोग सीरियस हो जाइए और अच्छे से पढ़ें, आप लोग कोई भी चीज पढ़ें जो भी। तो देखो पहला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ये तुमको एक सेट दिया गया है, ए सेट दिया गया 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। ये बच्चों देखो, अब मैं 2 सिंबल बता देता हूं। ये होता है बिलोंग, ये ऐसे लिख दें, ये इसको बोलते हैं बिलोंग। देखो ये क्या होता है, अगर जैसे कि कोई सेट में लिखता हूं, जैसे कोई सेट है, सेट को लिखने का तरीका आप लोग पढ़ चुके हैं, सेट कैसे लिखा। जैसे मैं सेट लिखता हूं 1, 2, 3, ठीक है। अब मैं बोलूं कि जो 2 है, 2 सेट ए के अंदर है, 2 सेट ए के अंदर है कि नहीं। तो अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? आप लोग बोल तो दिए, लेकिन मैथमेटिक्स में लैंग्वेज होती है, मैथमेटिक्स भी लिखने का तरीका है। तो मैथमेटिक्स क्या है, देखो अगर मैं लिखूं कि 2 इसके अंदर है, भाई ए के अंदर 2 बैठता है, तो क्या करोगे, 2 और ये वाला साइन लगाओगे बिलोंग का और लिखोगे ए। तो इसका मतलब क्या है, 2 बिलोंग्स टू ए, 2 जो है ए के अंदर बैठता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कोई 5 नंबर है, क्या वो ए के अंदर है? तो बोलोगे सर 5 तो मिल नहीं रहा है, यहां तो 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, लेकिन 5 तो नहीं है। तो क्या बोलोगे, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यहां पर डज नॉट का मतलब होता है कि आप बिलोंग्स का साइन लगाओ और उसको कट कर दो, तो वही हो जाता है डज नॉट बिलोंग। तो यहां पर याद रखना 2 साइन है, एक तो बिलोंग्स का है, एक डज नॉट बिलोंग का है। तो आपको ये देखना है कि जो नंबर सेट के अंदर होगा तो उसको क्या लिखोगे, 2 बिलोंग्स टू ए, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। पूछ क्या रहा है, पहले आपको यहां पर फिल करना है कि बिलोंग का साइन आएगा कि डज नॉट बिलोंग का साइन आएगा। अब जरा बताओ, क्वेश्चन दिया गया है, कोई एक सेट तुमको दिया गया है, सेट बच्चों कौन सा दिया गया है, एक सेट दिया गया है ए क्या दिया गया है 1, 2, 3, 4 एंड 6, ये सेट दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बताओ क्या 5 ए के अंदर है कि नहीं। तो आ जाओ यहां देख लो भैया, 5 तो मिल गया मुझे, तो मैं क्या लगाऊंगा, 5 बिलोंग्स टू ए। सेकंड क्वेश्चन बताओ क्या है, 8 बिलोंग्स टू ए, क्या 8 इसके अंदर है? तो बोलोगे सर 6 पे तो जाके खत्म हो जा रहा है सब, तो 8 तो भैया नहीं है, तो क्या लिखूंगा मैं, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बहुत आसान है, इसमें तो बहुत, इससे ज्यादा आसान कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। ये चीज लिखी। अब पूछ रहा है बच्चों बताओ क्या 0 ए के अंदर है। तो आप यहां पर आ जाओ, देखो 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन 0 तो मुझे नहीं मिल रहा है। तो बताओ भैया 0 ए के अंदर है? तो बोलोगे नहीं सर, तो कौन सा साइन लगाएंगे, डज नॉट वाला साइन हम लोग लगा दिए। अब फटाक से आओ, 4 है क्या, 4 तो मुझे मिल गया, तो मैं क्या लिखूंगा, 4 बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही बताओ बच्चों 2 है क्या इसके अंदर,
टू तो मिल रहा है मुझे, 1 के बाद तुरंत 2 दिख गया, तो भैया 2 तो ए के अंदर है, तो क्या लिखाएंगे, 2 बिलोंग्स टू ए, तो ये लिख दिया हमने। अब लास्ट वाला जो बचा है इसका बोला है कि बताओ 10 क्या ए के अंदर है, तो 10 क्या इसके अंदर है, देखो भाई 1 था, 2 था, 3 था, 6 था, लेकिन 10 तो नहीं मिल रहा, तो क्या लगाएंगे, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये तो बहुत आसान था, फिर क्यों करवा रहे हो। भाई बुक्स वाले क्वेश्चन इसलिए दिए हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आप लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं और बाद में कहते हो ये तो मुझे आ गया, ऐसे आपको बहुत सारी चीजें बचपन में याद होंगी लेकिन धीरे धीरे सब गायब हो गई। जैसे अभी मैं पूछूं कि नंबर सिस्टम 9th में पढ़ा था, अगर मैं इंटीजर नंबर पूछूं क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो सब गायब हो गया होगा आपके माइंड से, क्योंकि आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया, आप लोगों ने उसको दोबारा पढ़ा नहीं। तो ये प्रॉब्लम होती है, आप कितनी भी आसान चीज क्यों ना हो, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो माइंड से चली जाएंगी। जस्ट ऐसे ही आप एक क्वेश्चन लिखेंगे कि 2 बिलोंग्स टू है, ये तो बड़ा आसान है, लेकिन अभी 5 दिन के बाद यही आपके माइंड से गायब हो जाना है। तो प्रैक्टिस अगर दे रहे हैं, बुक वाले अगर आपको दे रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन होगा, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग बुक बना रहे हैं। ऐसे नहीं है कि बुक बन गई, उनके पीछे फिलॉसफी होगी, साइकोलॉजी होगी कि किस लिए इतने क्वेश्चन दिए गए हैं, कि इतना आसान कॉन्सेप्ट ये आपके माइंड में डाल दिया जाए। अगर 5 क्वेश्चन वो दे रहे हैं तो उतने मन से ही और फुल इफिशियंसी के साथ पांचों के 5 क्वेश्चन करो। ये नहीं कि एक क्वेश्चन किया बाद में पेन उठा के रख दिया। और दूसरा क्या है कि आप लोग क्या करते हो कि जैसे वीडियो आप लोग जब देखते हो तो मोबाइल हाथ में पकड़ लिया, वीडियो देख रहे हो, पेन कॉपी बैग में है, वो निकलता नहीं है। पेपर में मैं पेपर देने नहीं जाऊंगा आपकी जगह पे, ना कोई दूसरा देने जाएगा। आप लोगों को समझ में सब आएगा, जब वीडियो देखोगे तो लगेगा यार ये तो बड़ा आसान है, ये भी बड़ा आसान है, लेकिन पेपर के टाइम जब पेन पकड़ोगे तो वहां सॉल्व नहीं होंगे क्वेश्चन, क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की इस चीज की। तो याद रखो, जब आप लोग वीडियो देखें, जब क्वेश्चन में लगाता हूं तो मैं तो समझा रहा हूं, आप मुझसे तेज लगा सकते हो क्वेश्चन, क्योंकि मुझे तो हर एक क्वेश्चन समझाना पड़ रहा है, तो मैं टाइम ले रहा हूं, लेकिन आप अपना पेन कॉपी उठाएं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, साथ साथ करें। ये सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का। अदरवाइज आप पढ़ते जाएंगे लेकिन आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए था बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये चीजें ध्यान रखिए, जो हम बीच बीच में बताते हैं, ये वाली चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये चीजें पढ़ने के तरीके हैं, जरूर फॉलो करो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है आगे। अब देखो बच्चों, ये चीज होगी। अब आ गया हमारे लोगों का तीसरा क्वेश्चन, ये है रोस्टर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होती है, रोस्टर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैं आपको बता देता हूं कि रियल में सेट जो होते हैं वो लिखे कैसे जाते हैं, सेट लिखे कैसे जाते हैं। तो एक तो तरीका कौन है, सेट बिल्डर फॉर्म का, और एक तरीका कौन सा है, रोस्टर फॉर्म का। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा दूं। ये जो तरीका होता है इसको कहते हैं सेट रोस्टर फॉर्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों, रोस्टर फॉर्म कहते हैं इसको। और एक होता है तरीका जिसको कहते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। ये आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, जब थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। मैं आपको ब्रीफ में ये चीज बता देता हूं क्योंकि आपका फिर से रिवीजन हो जाए। सेट बिल्डर फॉर्म के क्वेश्चन कौन है, ये सारे क्वेश्चन क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म के। अब जरा देखो, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है। मतलब किसी सेट को अगर मैं लैंग्वेज में लिखूं, किसी सेट को अगर मैं लैंग्वेज में लिखता हूं तो उसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। और अगर किसी सेट को मैं नंबर में लिखूं, जैसे ये ऐसे नंबर में लिखूं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये है सेट इन द, हाँ राइट द, एक सेकेंड बच्चों, क्या हो जाएगा, अगर किसी चीज को मैं क्या करूं, किसी चीज को अगर मैं नंबर में लिखूं, किस में लिखूं, नंबर में लिखूं, तो उसको क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म। और किसी चीज को क्या मैं लिखूं, लैंग्वेज में लिखूं, तो उसको क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। ये ध्यान रखना है। जैसे ये क्वेश्चन आपको जो दिए गए हैं, लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, मतलब आपको लैंग्वेज में दिया गया है और इसको किस में लिखना है, आप लोगों को नंबर में लिखना है। नंबर आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर एलिमेंट कैसे लिखेंगे। तो बस आप लोगों को अभी क्या समझना है कि जैसे मैं आपको बोलूं कि कलेक्शन ऑफ, जैसे मैं बोलता हूं कि कलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ योर फैमिली, आपकी फैमिली में जो, ये मैं लैंग्वेज लिख देता हूं, जैसे मैं लिखता हूं आपकी फैमिली है, उसके अंदर कौन कौन है, जैसे राम है, राम की मदर है,
फादर उसके रहते हैं और एक सिस्टर उसकी है। अगर मैंने बंद कर दिया, ठीक, मैंने सेट के अंदर बंद कर दिया, तो क्या कहोगे ये सेट किसका है? ये सेट किसका है? राम की फैमिली का सेट है। तो सेट किसका बच्चों है? ये राम की फैमिली का। तो ये मैंने कैसे लिखा? देखो सारे के सारे एलिमेंट जितने भी उसके मेंबर थे फैमिली के, उनको सबको मैंने क्या कर दिया है? एक सेट के अंदर बंद कर दिया है। देखो राम को लिख दिया, मदर को उनके लिख दिया, फादर का नाम लिख दिया, सिस्टर का नाम जो कुछ होगा लिख देंगे। तो जब हम ऐसे किसी को लिख देते हैं सेट में नेमिंग करके या नंबर में लिख देते हैं कि सारे के सारे मेंबर को मैंने लिख दिया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म में इसी को लैंग्वेज में लिखें, इसी को क्या लिखें? लैंग्वेज में अगर लिख दें कि अगर कोई सेट लिख देते हैं, सेट ए, जहां पर एक्स क्या है? एक्स बिलोंग्स टू राम्स फैमिली। ये क्या हो गई? राम्स फैमिली। मतलब कि वो सारे एक्स, एक्स का मतलब हो जाएगा वो सारे पर्सन जो राम की फैमिली से हो। एक्स बिलोंग्स टू राम्स फैमिली, तो राम की फैमिली के अंदर बिलोंग करते हो। तो किसी भी चीज को बच्चों लिख सकते हो लैंग्वेज में। मैथमेटिक्स है क्या? अगर आपसे कोई पूछे कि रियल में मैथ है क्या, तो मैथ लैंग्वेज है। मैथ क्या है? लैंग्वेज है। जैसे कि अब बताओ, जैसे कि न्यूटन का तो नाम सुना होगा, न्यूटन के ऊपर सेब गिरा। ऐसा नहीं है जैसे लोग बोलते हैं कि न्यूटन ने सोच लिया कि उसके ऊपर सेब गिरा तो उसने ग्रेविटेशन का दिया, फार्मूला दिया, ये सब दिया। इससे पहले 50 लोगों के ऊपर और गिरा होगा सेब, शायद वो लोग भी सोचे हों। लेकिन अगर आपसे पूछे कोई कि ग्रेविटेशन तुम बताओगे कैसे, आप बोल दोगे कोई फोर्स है जो खींच रहा है अपनी तरफ, लेकिन उस फोर्स को कैसे, कितना फोर्स है, तो ये तो बोलने ले लोगे सर बहुत ज्यादा फोर्स है। बहुत ज्यादा फोर्स नहीं बोलोगे, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स केवल ये बताती है कि क्वांटिटी क्या है फोर्स की, आप उसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि जो फोर्स है वो मास पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो मैथमेटिक्स लैंग्वेज है। आप मतलब अगर फिजिक्स पढ़ते हैं तो अगर मैथमेटिक्स ना हो तो आप गूंगे हैं, आपको समझ में सब आएगा लेकिन आप लिख नहीं सकते। आपसे कोई पूछेगा कि ग्रेविटेशनल जो पावर है वो कितना है अर्थ का, तो ये नहीं बताओगे कि सर ये मास के ऊपर डिपेंड करता है या इतना है। जैसे कोई पूछेगा कि अर्थ का वेट कितना है, या कोई पूछे अर्थ की रेडियस कितनी है, तो वैसे तो तुम लोग बता दोगे सर 6400 6400 किलोमीटर है हमारे अर्थ की रेडियस। लेकिन अगर ये मैथमेटिक्स है फिर तो आपने लैंग्वेज दे दी। अदरवाइज अगर मैथमेटिक्स ना होती तो आप लोग जानते हो क्या बोलते हो? सर बहुत है। बहुत क्या होता है? तो फिजिक्स में बच्चों क्या होता है, अगर फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स इमेजिनेशन है और जो तुम्हारा मैथमेटिक्स है वो लैंग्वेज है। फिजिक्स को लैंग्वेज कौन देता है? मैथमेटिक्स। तो ऐसी सेट जो है लैंग्वेज है, किसी भी चीज को आप लोग लिख सकते हैं। जैसे मैंने राम की फैमिली को देखो डिफाइन किया, तो एक में क्या किया, सेट के अंदर मैंने राम के फैमिली के सारे मेंबर लिख दिए। एक तो ये तरीका लिखने का था। एक मेरा तरीका था क्या क्या था, देखो ए मैंने सेट लिखा और बोला कि सारे के सारे एक्स जो राम की फैमिली के अंदर हो वो सब क्या हो जाएंगे? सेट के अंदर आ जाएंगे। तो एक तो ये तरीका है। तो ये जो तुम्हारा तरीका है रोस्टर फॉर्म का होता है और ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म का। तो याद करो अगर लैंग्वेज में तुमको लिखना हो तो वो सेट बिल्डर फॉर्म है, और रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट अलग अलग लिख दिए जाते हैं। कोई भी कंफ्यूजन होगा, अब हम लोग करने वाले हैं कम से कम 10 क्वेश्चन करेंगे इनके ऊपर, एक एक कंफ्यूजन आप लोगों का, एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फिर आ जाओ बच्चों, पहला क्वेश्चन देखो क्या है हमारा लोगों का, सेट रोस्टर फॉर्म। ठीक है, देखो रोस्टर फॉर्म अब बोल रहा है कि बताओ इनको आपको लिखना क्या है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये सब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं। क्या लिखे हैं? ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं, आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो यहां पर क्या लिखा है? बोला है कि एक सेट ए है, जो ये जो चीज लिखी होती है एक्स, इसको समझ लेना कि ये वेरिएबल है कि x इज एन इंटीजर एंड -3 जो x होगा वो क्या है? जैसे यहां पर समझो आपको लिखना क्या है, जैसे कि ये डिफाइन मैं कर रहा हूं, ये क्या है? 0 है, 1 2 3, ऐसे ही माइनस का 1 माइनस का 2 एंड माइनस का 3, और ऐसे चले जाओगे माइनस का 7 तक। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि आपको वो सेट लिखना है, वो सेट आपको लिखना है जिसके अंदर कौन से एलिमेंट, वो सारे के सारे एक्स हों। एक्स क्या है? वेरिएबल। वो सारे के सारे नंबर हों
जो क्या हो, -3 से तो बड़े हों लेकिन 7 से क्या हो, छोटे हों। माइनस वो सारे के सारे एक्स लिखने हैं जो -3 से बड़े हों लेकिन 7 से छोटे हों। तो बताओ क्या लिखोगे। यहां पर लैंग्वेज देखना, यहां पर लिखा है लेस देन आर इक्वल, बच्चों क्या लिखा है, लेस देन आर इक्वल। तो फटाक से बताओ, यहां पर तो -3 लिखना पड़ेगा क्योंकि बोल रहा है जो एक्स हो -3 से बड़ा भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है, इक्वल लगा है। तो मैंने -3 लिया बच्चों। फिर मैं क्या लिखूंगा, -2 लिखूंगा, -1 लिखूंगा, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बचाओ 7 बच्चों क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहां पर देखो लिखा है कि x जो है वो 7 से छोटा है, वो 7 से छोटा है ना कि 7 है। तो यहां पर मैंने 7 को नहीं लिया, 6 तक गए। अब कुछ बच्चों के मन में आंसर क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि सर पॉइंट वाले आपने तो लिए नहीं, 5.5 6.2, तो बोल क्या रहा है बच्चों, देखो ये बोल रहा है कि x जो है वो इंटीजर होगा। तो इंटीजर नंबर कभी पॉइंट में नहीं होते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये क्या था बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म थी और ये हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6। बोला क्या है कि तुमको सेट बनाना है। देखो इसके अंदर देखो मैंने अलग अलग सा पॉइंट लिख लिए। अब इतना बड़ा सेट लिखने से अच्छा हम लैंग्वेज में लिख लें, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो पेज बच जाएगा मेरा। तो लैंग्वेज फॉर्म में लिखो, चाहे ऐसे लिखो, बात तो वही है। अगर कोई ये लिख दे और चाहे ये लिख दे तो ये सेट तो दोनों सेम है ना। अब ये क्वेश्चन देखो लिखा है कि x इज द नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 से छोटे जितने नेचुरल नंबर हैं वो लिखो। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये आएगा, कुछ बच्चों के दिमाग तो में आएगा कि सो बताओ यार नेचुरल नंबर में भूल गया। भूल जाओगे तो पहली बात जाके नंबर सिस्टम पढ़ लो, जाके 9th का याद कर लेना, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर बच्चों 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव होते हैं सारे के सारे। तो बोला है कि बताओ जो सेट बी है, जो सेट बच्चों बी है उसके अंदर कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, वो सारे एलिमेंट आएंगे जो नेचुरल नंबर हों और साथ में 6 से छोटे हों। तो बताओ पहला तो 1 होगा, 2 होगा, 3 है, 4 5 और 6 को नहीं लेंगे क्योंकि r इक्वल नहीं लिखा, लिखा होता है लेस देन r इक्वल टू 6, तब हम लोग 6 को भी काउंट करते, लेकिन यहां पर 6 नहीं आएगा, 5 पे जाके मामला रुक गया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, लिखा है कि वो जो सेट C है, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट डिजिट इज 8। अब देखो कितना धमाकेदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बोल रहा है वो नंबर तुमको लिखना है, दो पहली बात तो 2 डिजिट का हो, जैसे 12 है, 12 है, 13 है, ऐसे 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। और फिर क्या होना चाहिए, उनका अगर मैं सम कर दूं तो उनका सम क्या आ जाना चाहिए, 8। जैसे कि समझो अगर मैं लिखता हूं, जैसे मैं लिखूं 17, तो 17 देखो लिखा तो 7 + 1, पहली बात तो ये 2 डिजिट का नंबर भी है कि नहीं। और अगर इनका सम कर दो तब क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा कि नहीं। तो ऐसे सारे के सारे 2 डिजिट नंबर बताने हैं तुमको, मतलब 1 से लेकर के 99 तक, 1 से 100 तक जो हमारा 10 होगा वहां तक तो 1 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 8 9। हमको 2 डिजिट नंबर लेने हैं, क्या लेने हैं, 2 डिजिट नंबर लेने हैं। तो 10 से स्टार्ट करेंगे और 99 तक आपको काउंट करने हैं कौन सा ऐसा नंबर है जिसका अगर मैं बीच में प्लस लगा दूं, जैसे 17 है अगर बीच में प्लस कर दूं तो ये क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो पहला नंबर बच्चों क्या होगा, 17 होगा। दूसरा नंबर क्या होगा जरा सोचो। तो देखो 18 तो नहीं होगा, 8 + 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आगे जब आप लोग बढ़ोगे, जब आगे जाओगे तो कौन सा आएगा, देखो 2 6 आएगा, क्या आ जाएगा, 2 6, 2 6 क्या हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा कि नहीं। फिर बताओ कोई नंबर का ऐसा तुमको मिलेगा 2 की, अब जैसे अगर मैं पढ़ूं ऐसे देख लो 22 23, ऐसे जाओगे आप 29 तक, तो ये वाले तो नंबर नहीं ही होंगे, 26 ही मिलेगा इस तुमको पूरे लिस्ट में। तो जो 20 से 30 के बीच में तो 26 मिला। अगला बताओ कौन सा मिलेगा, 35 मिलेगा, कौन सा मिलेगा, 35। फिर कौन सा होगा,
44 हमको मिलेगा। फिर कौन सा मिलेगा हम लोगों को, 53 मिलेगा हम लोगों को। फिर कौन सा मिलेगा, 62 मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, 71 मिलेगा। अब बताओ कौन सा और कौन से हम लोग नंबर लिख सकते हैं। 80 नहीं मिलेगा, 80 भी तो होगा, 8 + 0 8 ही तो आएगा। क्या 80 के ऊपर कोई नंबर अगर लिखोगे, 81 82, अगर इनके बीच में प्लस लगा दोगे तब तो ये 8 से ज्यादा हो जाएंगे। मतलब 80 के ऊपर जब 99 तक जाओगे तो उनके बीच में अगर प्लस लगाओगे तो क्या हो जाएंगे, 8 से ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब 80 के पहले ही जो कुछ नंबर आने वाले होंगे वही इस सेट के अंदर नंबर होंगे, लेकिन कंडीशन ये फुलफिल करना चाहिए। ये वाली जो कंडीशन है इसको फुलफिल करना होगा। तो देखो x इज 2 डिजिट नंबर, यही था। नेचुरल नंबर तुमको लिखने थे तो भाई नेचुरल नंबर मैंने लिए, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर लिए हैं। और बोल रहा है उनका सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो देखो भैया 17 फॉलो कर रहा है, 26 भी है हमारे पास, 35 भी है, 44, 53, 62, 71 एंड 80। 80 का भी क्या हो जाएगा, प्लस करोगे तो वही आने वाला है। अब देखो ये हमारे पास सेट आया। अगर मैं इस सेट को मैं लिखता और पूछता कि इसको लैंग्वेज में लिखो, तो लैंग्वेज में तुम क्या लिखते हो, तुम बड़ी सारी लैंग्वेज सोचते कि यार इसका क्या होगा। तो बताओ अगर मैं ये लैंग्वेज लिख दूं तो क्या यही नंबर होंगे कि नहीं, तो यही तो नंबर होंगे इसके अंदर सारे के सारे। तो ये क्या होती है, अगर लैंग्वेज फॉर्म में आप लिख रहे हैं तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और अगर ऐसे लिखते हैं इनको तो ये होती है रोस्टर फॉर्म। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि x इज एन प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर प्रॉब्लम बच्चों को क्या होगी, प्राइम नंबर नहीं पता होंगे। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से कट जाएं या 1 से डिवाइड हो। मतलब जैसे मैं बोलूं 3 है, 3 किससे डिवाइड होता है, तो 1 से डिवाइड होता है या खुद 3 से डिवाइड हो जाता है। या तो ये 1 से डिवाइड होगा या ये खुद 3 से डिवाइड होगा। अगर मैं पूछूं 17 है, 17 किससे डिवाइड होता है, तो बोलोगे सर या तो ये 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक खुद वो अपने में होते हैं, तो वो प्राइम नंबर होते हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है कि जो 60 है, 60 के वो तुमको डिवाइजर लिखने हैं, मतलब वो फैक्टर लिख देने हैं जो प्राइम नंबर हो। वैसे तो 60 तुम देखो, 60 जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी, ठीक है, 4 से भी, 6 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, 15 से हो जाएगा, 30 से हो जाएगा, बड़े सारे नंबर होंगे। लेकिन तुमको इसमें से क्या चूज करना है, केवल प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर देखने हैं। तो इससे अच्छा ये है कि ये सब नौटंकी ना करो। और एक तरीका मैं बता दूं, इसमें याद होगा 10th में आप लोग एक पढ़े होंगे कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर आप लोग लिख सकते हैं। तो जरा बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, 60 को कट करो, ऐसे कर लो। अब देखो क्या आया, एक तो 2 2 आया और 3 5 आया, मतलब कि 2 3 5। पहले ऐसे ही तुम क्या करना, जैसे एलसीएम नहीं निकालते हो ऐसे कर लेना। अब उसमें देख लेना कितने डिफरेंट टाइप के नंबर हैं, एक 2 है और 3 है और एक 5 है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो 60 है, 60 बच्चों हैं उनका अगर ये वाला सेट में बनाऊं डी, तो उसमें कौन कौन होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। आप लोग अब सर्च करके लाओ कि 2 3 5 को छोड़ कर ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड करता है। भैया 12 डिवाइड करता है लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है, 10 डिवाइड करता है वो भी प्राइम नंबर नहीं है, 15 डिवाइड करता है वो भी प्राइम नंबर नहीं है। तो तुमको प्राइम नंबर ढूंढ के लाने हैं। तो 2 3 5 केवल यही प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड करते हैं। एक सेकंड बच्चों, बस मैं पानी थोड़ा पी लेता हूं। अब देखो बच्चों, यहां पर क्या हुआ कि जो हमारा लोगों का जो ये था कि एक्स इज द प्राइम नंबर, ये तो हम लोग सेट लिख दिए, तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में। अगला क्वेश्चन देखो, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो एक तुमको मैं एक चीज बताता हूँ, एक क्वेश्चन जो मैं बता देता हूँ, ये चीज आप लोग थ्योरी पार्ट में पढ़ेंगे, यहां पर मैं केवल रिकॉल करवाते हुए आपको चल रहा हूं। जैसे कि आप लोगों से कोई पूछे कि स्कूल में लिखता हूं, ये मैंने लिखा,
और बोला बताओ तुमको सेट बनाना है जो स्कूल के अंदर जितने भी स्कूल जो है इसके अंदर जितने भी लेटर हैं इनका एक तुमको कलेक्शन बनाना है, एक सेट बनाना है। तो सेट क्या बनाओगे? देखो आप कहोगे सर इसके अंदर एस आया है, सी आया है, एच आया है और ये ओ आया है और एल। कहोगे सर इसको अगर सेट के अंदर बंद कर दें तो क्या हो जाएगा? ये सेट बन गया। मतलब जितने भी स्कूल के अंदर जितने भी वर्ड यूज हुए थे लेटर, उनका सबका क्या है? ये सेट है। लेकिन किसी भी सेट के अंदर ये याद कर लो, किसी भी सेट के अंदर दो बार एक लेटर नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं होता है। क्या नहीं होता है बच्चों? यही मेन कॉन्सेप्ट है कि रिपीट नहीं करोगे। जैसे ओ है और ये ओ है, ये दो बार बच्चों आ गया है, एक बार लिखोगे। तो कोई अगर तुमसे पूछे कि जो स्कूल था तुम्हारा लोगों का, इसके लेटर जो जितने हैं उनका अगर तुम कलेक्शन बनाओ, उनका सेट बनाओ, तो क्या होगा? उसके अंदर एस लिखोगे, सी लिखोगे, एच लिखोगे, ओ लिखोगे और एल। वैसे इसके अंदर दो बार ओ था, लेकिन आपको सेट के अंदर जाते टाइम इसको एक बार लिखोगे। सेट के अंदर रिपीटेड टर्म नहीं लिखे जाते हैं, दो बार एक चीज को नहीं लिखोगे। इतना समझ गए बच्चों? अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन कह रहा है बताओ द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है इसके अंदर जो जो लेटर यूज हुए हैं उनका सेट बनाओ। उनका क्या बनाओ? सेट बनाओ। तो देखो टी यूज हुआ है, लेकिन देखो टी दो बार यूज हुआ है, टी टू टाइम्स यूज हुआ है। तो आप अगर सेट बनाना चाहोगे तो मैं सेट बनाता हूं। मैं क्या लिखूंगा? जैसे मान लो सेट है ई, तो सेट क्या होगा? देखो पहली बात तो देखो टी मैंने लिख लिया, टी लिख लिया। फिर देखो आर लिख लिया, आई लिख लिया मैंने, ठीक है बच्चों। जी को लिख लिया, ओ को लिख लूंगा, मैंने जी को लिख लिया, ओ को लिख लिया। अब देखो एन पे आया नंबर, तो एन भाई अलग है, अभी तो डिफरेंट है, एन भी मैंने लिख लिया बच्चों, एन भी लिख लिया मैंने। अब जरा बताओ ओ लिख दोबारा लिखूंगा क्या? ओ तो दो टू टाइम्स आ रहा है, जो टी है वो भी टू टाइम्स आ रहा है, जो आर है वो भी टू टाइम्स आ रहा है आप लोगों का। अब बताओ कौन सा अलग है? एम भाई एक बार आ रहा था, एम को मैंने लिख लिया और मैंने वाई को लिख लिया। अब आप खुद बताओ कि कोई भी वर्ड क्या छूटा है? देखो टी भी मिल जाएगा, आर भी मिलेगा, आई भी मिल रहा है, जी भी मैंने लिखा है, ओ भी लिख लिया है बच्चों, एन भी लिखा है, एम भी लिखा है। जो छूट कौन रहा है? हमारा लोगों का ई छूट रहा है। क्या छूट रहा है बच्चों? ई छूट रहा है। अभी क्या छूट रहा है? ई। अब हमारे क्या हो गए? सारे के सारे लेटर लिख दिए हम लोगों ने। जो दो बार लेटर आ रहे थे उनको नहीं लिखना है। तो याद रखना है क्वेश्चन जब आप लोग करोगे, ये क्वेश्चन केवल इसीलिए दिया गया था कि इसमें रिपीटेड टर्म थे, और जब आप इनको सेट के फॉर्म में लिखो तो दो बार मत लिख दो। तो आप लोगों को कोई भी स्पेलिंग दी जाएगी और बोला जाएगा कि बताओ बच्चों इसके अंदर जो लेटर हैं इनको सेट के फॉर्म में लिखो, तो दो बार नहीं लिखने हैं सेट के अंदर किसी भी लेटर को। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, शायद इसमें कोई डाउट आप लोगों को ना हो। फिर लिखा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ऑफ बेटर। अब देखो इसके अंदर भाई पूछ रहा है तुमसे, तो बताओ, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन, जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन। तो एक बार तो बी लिख दोगे, फिर तुम ई लिख दोगे बच्चों, फिर डबल टी है ना तो इसको एक बार लिखोगे, फिर ई है तो भैया ई तो लिख चुका हूं ना, और केवल आर तो मैंने क्या लिखा? बी ई टी आर। ये सेट के अंदर हमारे क्या होंगे बच्चों? एलिमेंट होंगे। तो ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म से हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया था। और अगर आपको ये दिया जाता और ये पूछा जाता तो ये भी आप लोगों को करना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है, तो वो भी कर लेते हैं सारे के सारे क्वेश्चन फटाफट। देखो हाँ, देखो क्वेश्चन दिया गया है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इनको तुमको क्या लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आ जाओ भाई पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन जो ये वाला है, इसको मैं क्या करूंगा? पहले क्वेश्चन को देखो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सेट ए, जरा समझो, ये लिखना है एक्स और तुमको सच दैट लगाना है। इसको क्या बोलते हैं? दो पॉइंट लिखते हैं, इसको बोलते हैं सच दैट। तो देखो ए इक्वल टू एक्स सच दैट। अब क्या लिखो? देखो मैं तुमको बताऊं, एक्स इज द, ये लिख सकते हो, एक्स इज द
तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिखते हैं। मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, जो x है इज द मल्टीपल ऑफ 3, जहां पर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड यहां पर इतना देखो, मैं दो तरीके से बताऊंगा इसको आप लोगों को। x देखो, अगर मैं इसको ये लिख दूं कि देखो ये जो 3 नंबर थे, लिखा है x, x इज द मल्टीपल ऑफ 3, मतलब कि वो सारे x लेने हैं जो 3 के क्या होने चाहिए, मल्टीपल होने चाहिए। साथ में वो सारे के सारे x कहाँ होने चाहिए, नेचुरल नंबर के होने चाहिए, क्योंकि देखो ये बच्चों पॉजिटिव नंबर दिए हैं, और वो क्या होने चाहिए, x लेस देन आर इक्वल टू 12। ये मैंने लिखा है लैंग्वेज में। मींस क्या है, इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कुछ लोग कैसे बच्चों लिखेंगे मैं बता देता हूं। कुछ लोग कैसे लिखेंगे, इसी को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि x, x सच दैट लगाएंगे x, और वो x कैसा होना चाहिए, वो x होना चाहिए 3n के बराबर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n जो है वो किससे छोटा होना चाहिए, बताओ। देखो तुम पहली बात देखो, 1 रखोगे तो 3 बन जा 3 आ जाएगा, देखो 2 रखोगे यहां पर बच्चों तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। n की जगह 3 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। 4 रखोगे तो 12 आ जाएगा। मतलब जो n की वैल्यू है बच्चों, ये n मैंने लिखा है, जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू किससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। n की वैल्यू 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो समझो इन दो लैंग्वेज में लिख सकता हूं। मैंने बताया नहीं कि लैंग्वेज है, आपकी मर्जी है कैसे लिखते हो, बस अच्छे से डिफाइन कर पाओ, गलत ना डिफाइन हो। अगर मैं यहां पर इंटीजर ना लिखता बच्चों, ये नेचुरल नंबर, तो ये गाय खत्म हो जाता क्वेश्चन, क्योंकि 3 का मल्टीपल तो -3, -6, -12, ये भी तो 3 के मल्टीपल हैं, लेकिन ये सब बच्चों इंटीजर में आते हैं, जबकि यहां पर मुझे जो सेट दिया है वो नेचुरल नंबर का है। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से लिख सकते हो, x सच दैट x इज द मल्टीपल ऑफ 3 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन आर इक्वल टू 12। दूसरा मैंने क्या लिखा है, x जो है वो x इक्वल टू 3n वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन आर इक्वल टू 4। ये दो तरीके से आप लिख सकते हो इस तरीके क्वेश्चन को। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन बच्चों बोलूं तो क्या लिखोगे जरा देखो, ये तो बड़ा आसान था। अब कह रहे आसान सर नहीं है, टफ ही है। अब देखो 2 4 8 16 32 ये था, इसमें तुमको मिल क्या रहा है, देखो जो 2 है, 2 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1। दूसरा देखो 4 है, इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 ना। 8 है 2 की पावर 3, 80 16 है 2 की पावर 4। मतलब ये जो नंबर है 2 की पावर में लिखे जा सकते हैं ना। तो मैं क्या लिखूंगा इसको बच्चों, मैं लिखूंगा कोई सेट बी है, और ये हर जगह लिखना x सच दैट, मतलब x का मतलब होता है ये नंबर जो है ये अलग अलग सारे के सारे, जो 2 भी कभी x हो जाएगा, कभी 4x हो जाएगा। तो x सच दैट x की वैल्यू में बच्चों लिखने वाला हूं 2 की पावर n। क्या मैंने लिखा, 2 की पावर n। और बस तुमको ये डिफाइन करना है अब कि n की बच्चों वैल्यू क्या हो सकती है। क्या मैं n की वैल्यू -1 ले सकता हूं? अगर मैं n की वैल्यू -1 ले लूं तो ये 1/2 आ जाएगा, जबकि 1/2 तो मेरे क्वेश्चन के सेट के अंदर है ही नहीं। तो n बच्चों क्या होगा, तो n को डिफाइन करना है। तो क्या लिखोगे कि जो n सर है, पहली बात तो वो नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा सर। दूसरा क्या है, n जो होगा वो लेस देन आर इक्वल टू सर 5 होगा, 5 से छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। जरा देखो क्वेश्चन, अब ये अगर तुमको दिया गया है तो बताओ n नेचुरल नंबर है और n जो है 5 से छोटा है या इक्वल है, तो बताओ पहले 1 पुट करूं या 2 की पावर 1, तो पहला एलिमेंट मिल गया, x क्या मिल गया 2। जब n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 2 2 जा 4 मिलेगा। ऐसे बताओ सारे के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे जब तुम 5 तक पहुंचोगे। तो दूसरा क्वेश्चन मैं कैसे लिखूंगा, x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n जो है लेस देन आर इक्वल टू 5। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, शायद इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं हो रही होगी। बड़े आसान क्वेश्चन है ये। अब जरा देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो है थर्ड क्वेश्चन इसी का जो है एक्सरसाइज का। थर्ड क्या बोलता है, 5 2 5 1 2 5 6 2 5। अरे फिर वही बात है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4।
सेम क्वेश्चन, तो बस क्या लिख दोगे कि जो सी है एन कहां तक बच्चों जाएगा, 4 तक जा रहा है, बस ये ध्यान रखना, रट्टा नहीं मानना है, समझना है। तो ये देखो क्वेश्चन हो गया, यहां पर 2 की पावर बच्चों नहीं एन है, ये 5 की पावर एन होगा, ये क्या होगा बच्चों 5 की पावर एन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा देख लो भैया, अगला भी हम लोग आराम से क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो लिखा 2 4 6, कितना आसान क्वेश्चन, इवन नेचुरल नंबर दिए हैं, क्या लिखे हैं इवन नेचुरल नंबर दिए हैं, तो मैं बस इतना लिख सकता हूं x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। अब देखो बच्चों होता जानते हो क्या है, अब इवन नेचुरल नंबर लिखें, अब किसी बच्चे के मन में कुछ दूसरा आ रहा होगा कि इसको क्या लिख दूं, मैं इसको क्या लिख दूं, भैया दूसरा भी लिख सकते हो फटाक से, देखो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। x जो है x इज इवन नेचुरल नंबर था, क्या था x इज इवन नेचुरल नंबर, इसको मैं ऐसे लिखना चाहूंगा x जो है वो 2n है, जहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, बस आप देखो 1 पुट करो इसमें 2 आएगा, 2 पुट करोगे 4 आएगा, n की जगह 3 पुट करोगे 6 आएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग इसको। तो लैंग्वेज देना है आपको, बस सही लैंग्वेज दो, अच्छी लैंग्वेज दो, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, गलत नहीं होने वाले हैं क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन इसका देखो बच्चों, ये जो आया था कुछ नहीं है इसमें, बताओ तुमको कुछ दिख रहा है क्या अलग, बताओ। तो देखो मैं लिखता हूं, पहली बात तुम ये लिख सकते हो ए, जो मेरा जैसे ये मान लेता हूं ये क्या हो गया डी और ई, कोई सेट ई है, इसके अंदर ऐसे एक्स लेने हैं तुमको। देखो ये 1 क्या है बच्चों 1 का स्क्वायर, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 9 क्या है 3 का स्क्वायर, ऐसे 4 का स्क्वायर होगा, और ये क्या है 10 का स्क्वायर। तो मैं ये लिख सकता हूं कि ऐसे एक्स लेने हैं हमको जहां पर एक्स क्या है, क्या होगा एन स्क्वायर हो, और एन की वैल्यू में क्या ले लेता हूं, देखो ये लिख दूं अगर मैं बच्चों, देखो मैं लेता हूं एक्स, एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर, वेयर जो एन है, एन जो होगा वो क्या होगा बच्चों, एन की वैल्यू 10 तक जाएगी। पहली बात तो वो नेचुरल नंबर में है, दूसरा क्या है एन जो है वो ये चीज फॉलो करेंगे, क्या करेंगे फॉलो, एन जो होंगे लेस देन आर इक्वल टू 10 होगा, लेस देन आर इक्वल टू 10। तो बताओ जरा एन की वैल्यू तुम नेचुरल नंबर 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 1, 2 पुट करोगे तो 2 2 जा 4, 3 पुट करोगे तो 9 आ जाएगा। ऐसे तुमको जाना कहां तक है 10 तक जाना है, कहां तक जाना है 10 तक जाना है। कुछ बच्चे लिख देंगे सर परफेक्ट स्क्वायर सारे के सारे लिख दो, क्या लिख दो कि x इज द परफेक्ट स्क्वायर टिल 100 तक के जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं वो सारे के सारे, क्योंकि जानते हो 9 परफेक्ट स्क्वायर 16 परफेक्ट स्क्वायर, तो वो भी तुम लिख सकते हो। ठीक है, तो वो भी लैंग्वेज अपने अपने आप देना है, आप लोगों को आराम से दे सकते हो। शायद इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इन क्वेश्चन में, अगर कोई डाउट आप लोगों को हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं यहां पर अभी क्लियर कर दूंगा आप लोगों का कोई भी डाउट जो होगा। अब देखो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। अगर कोई डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको अभी क्लियर कर दूंगा क्लास के लास्ट तक। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो को जो क्वेश्चन क्या है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, तुमको क्या लिखना है, अब तुमको नंबर में वही लिख देना है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, तुमको फॉलोइंग सेट को क्या करना है, इनको नंबर में लिख देना है, मतलब वही रोस्टर फॉर्म में समझो आ गए क्वेश्चन। क्वेश्चन जो क्या है, क्वेश्चन लिखा है कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तुमको क्या लिखने हैं x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तुमको सारे के सारे क्या करने हैं नेचुरल नंबर ऑड वाले लिखने हैं। तो क्या लिखोगे कि सेट क्या है a, ऑड नेचुरल नंबर में क्या आ जाएगा बताओ, ऑड नेचुरल। अब जरा एक क्वेश्चन तुम लोगों को बताना है, क्वेश्चन ये बताना है कि जो नेचुरल नंबर जितने होते हैं ऑड, पहली बार नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, नेचुरल नंबर
1 से, मैं आप लोगों को पहले बता दूं फिर बताओ कि जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 ऐसे चलता जाएगा। जो इंटीजर होते हैं उनको जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। वो क्या होते हैं? 0 +-1 +-2 +-3 ऐसे जाएंगे। और जो होल नंबर बच्चों होते हैं बस उनके अंदर 0 ऐड कर दो, बाकी सब नेचुरल नंबर। ये चीज अब आपको बताना है कि ऑड, जरा कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो सबसे छोटा ऑड नेचुरल नंबर कौन सा होगा। सबसे छोटा ऑड नेचुरल नंबर कौन सा होगा? बताओ, कोई बता सकता है? तो देखो, ऑड नेचुरल नंबर अगर कोई पूछे तो नेचुरल नंबर ये हुए, तो पहला 1 होता है, दूसरा 3 है, तो क्या लिखोगे? 1 3 5 7 9, और ऑड नंबर ऐसे ऐसे लिखते चले जाओगे। तो आपको पूरी पूरी लिस्ट नहीं बनानी है, बस आगे डैश डैश लगा देना। तो मतलब ये हो जाएगा कि ऐसे ही ये क्या होंगे? कंटिन्यू रहेंगे। तो एक तो हो गया ऑड नेचुरल नंबर ये। दूसरा क्या बच्चों है कि बी, एक्स इज एन इंटीजर। ये क्या है? इंटीजर तुमको वो लिखने हैं, क्या लिखने हैं? वो इंटीजर लिखने हैं, वो इंटीजर लिखने, वो सारे एक्स लिखने हैं जो इसके बीच में हो। तो जरा समझो, यहां पर अगर मैं नंबर बनाता हूं तो -1/2 बच्चों क्या होगा? पहले बताओ। माइनस का 1/2 का मतलब क्या होगा? माइनस का 0.5, ठीक है। और दूसरा बताओ 9/2 बच्चों क्या होगा? 9/2 4.5 होगा ना। अगर इसको नंबर लाइन पे बच्चों लिखूं मैं 0, और यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस का 0.5, इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा 4.5। ये क्या हो जाएगा? 4.5। जरा बताओ, वो सारे के सारे एक्स लिखने हैं जो -1/2 और 9/2 के बीच में हो। -1/2 और 9/2 के बीच में बच्चों हो। तो बताओ, माइनस, ये देखो हुआ तुम्हारा क्या? -1/2, और ये हुआ 9/2। इसके बीच में कौन इंटीजर मिल रहे हैं तुमको? इंटीजर लिखने हैं। तो इनके बीच में इंटीजर कौन है? एक तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो क्या लिखोगे? 0 है, 1 है, 2 3 4। अगर बच्चों बोल देता कि इनके बीच में नेचुरल नंबर लिखो, क्या लिखो? नेचुरल नंबर, तो देखो 0 नहीं लिखते, क्योंकि 0 होल नंबर का पार्ट है, नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है। तो क्वेश्चन अगर ये दे देता कि तुमको एक्स इज एन नेचुरल नंबर, तो ये 0 हट जाता। 0 क्योंकि नेचुरल नंबर में होता नहीं, यहां से स्टार्ट होता ये गेम। तो इतना समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर, ये चीज लिखी है, बताओ, जरा बताओ इसको कैसे करोगे? तो क्या है यहां पर? देखो सी में क्या लिखने हैं, अब जरा मैं यहां पर आप लोगों को डिफाइन कर देता हूं। डिफाइन क्या करना है बच्चों? देखो कि एक्स स्क्वायर जो है, अब जरा तुम बताओ, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स की वैल्यू क्या है? इंटीजर। तो जरा बताओ, मैं एक्स की वैल्यू अगर -2 पुट कर दूं, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूं ना, एक्स की वैल्यू -2 -1, एक्स की वैल्यू 0, x1 और x2, जरा समझो। अगर मैं -2 पुट करता हूं तो इसका स्क्वायर जब करोगे, -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 4। इसका बच्चों करोगे -1 का होल स्क्वायर, 1 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 0। ये 1 आएगा, और ये क्या आएगा? 4। जरा बताओ, x की वैल्यू अगर मैं -2 लेता हूं तब भी वैल्यू क्या आती है? 4। तो भैया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया ना। या तो लेस देन आए बच्चों, या तो इक्वल आए। देखो, चाहे लेस देन आए या इक्वल आए। तो बताओ, एक्स की वैल्यू -2 ले सकते हैं कि नहीं? आप कहोगे सर -3 लेके क्यों नहीं देखते हो? भाई -3 लेकर देखो, तो -3 का होल स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 9 इज ग्रेटर देन 4, तो क्या हो जाएगा? कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब 9 -3 तो मैं नहीं ले सकता। तो यहां पर मैंने क्या लिया? -2, फिर मैं -1 लूंगा। तुम कहोगे सर -2/1 या -1/1 मींस क्या है? पॉइंट वाले क्यों नंबर नहीं ले रहे हो? तो मैं बोलूंगा यहां पर इंटीजर नंबर बच्चों बोल रहा है एक्स को लेने को, तो एक्स सब इंटीजर मैंने लिए हैं। तो कितने नंबर आए मेरे? -2 -1 0 1 2। तो ये सारे के सारे नंबर बच्चों आ गए जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। समझ गए? अगर बच्चों यहां पर क्वेश्चन ये दे देता x² = 4, तो केवल 2 वैल्यू होती,
एक तो +2 और एक -2। क्योंकि देख लो लेस देन आर इक्वल नहीं, यहाँ पर इक्वल लगा है, लेस देन नहीं लगा है। यहाँ बच्चों लेस देन लगा था, इसीलिए दो वैल्यू और ऐड हो गई, -1 एंड 1। अगर इक्वल लगा होता तो केवल दो वैल्यू होती, -2 एंड +2। इतना समझ गए होंगे आप लोग। दूसरा लिखा है एक्स इज द लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल के अंदर भैया बताओ क्या है, डी। अब ये तो तुम लोग कर चुके हो पहले। एल एक है भैया, ओ है और वाई है, ए है और एल दोबारा नहीं लिखोगे। मैंने बताया है कि सेट के अंदर दो वर्ड को एक बार नहीं लिख सकते हम लोग लेटर को। तो देखो लॉयल में ये हो गए नंबर, और कॉमा लगा देना है, कॉमा लगाते हुए चलेंगे, LOYA, दोबारा एल नहीं लिखेंगे, इसीलिए इसने पूछा है। लिखा है एक्स इज द मंथ ऑफ द ईयर। क्या है, एक्स इज द मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे मंथ लिखने हैं जो 31 डेज ना रखते हो। अब थोड़ी अगर तुम लोग रीजनिंग पढ़े होगे तब भी ये चीज लिख सकते हो। तो आज उठाओ जाके कैलेंडर और उसमें देखना जाके कि कौन से न होते हैं। एक तो फरवरी होता है, दूसरा बच्चों क्या होता है, अप्रैल एक होता है, एक जून होता है, एक सितंबर होता है और एक नवंबर होता है, और एक बच्चों क्या होता है, नवंबर होता है। कोई बता सकता है पहला क्या है, फेब है तुम्हारा, दूसरा अप्रैल है, जून है, सितंबर है एंड नवंबर है। ये तो कैलेंडर एक बार उठाओ, देखना फिर याद कर लेना आप लोग। 31 डेज जिनमें ना हो, ऐसे कौन से मंथ होते हैं जिनके 31 डेज ना हो जिनके अंदर। अब ये ना पढ़ लेना कि 31 डेज होते हैं, यहां पर नॉट लगा है, जरा समझ के चलना। ये चीजें ध्यान रखना, एग्जाम में यही चीजें कंफ्यूज करती हैं कि आप पढ़ोगे नहीं क्वेश्चन। फिर लिखा है एक्स इज इन कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। अब बोल रहा है कि तुमको वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट लिखने हैं जो के को क्या करते हो, प्रीसीड करते हो, मतलब के पहले आते हो, के पहले आते हो। तो भैया जरा बताओ, अल्फाबेट याद होगा, ABCDEFGH ये और के यहां पर हो गया। देखो ए तो भैया वावल है तुम्हारा, बी एक हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, जे हो गया। तो कौन कौन से हो गए नंबर बच्चों, बी हो गया, सी है, डी है तुम्हारा और एफ है, जी है, एच है एंड जे है। ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट हो गए जो के पहले आते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा प्रोसीड्स, जो के को प्रोसीड करते हैं, मतलब के पहले आते हैं तुम्हारे। तो ये हो गए क्वेश्चन जो बोला था लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सेट के फॉर्म में लिखनी है बच्चों, किस फॉर्म में लिखनी है, सेट के फॉर्म में तुमको लिखना था इसे। तो ये आप लोगों ने लिख दिया। सेट के फॉर्म में मतलब क्या है, ये करली ब्रैकेट होना चाहिए, करली ब्रैकेट, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मझला ब्रैकेट बोल सकते हैं इसको, करली ब्रैकेट है। और ये जीरो जब एलिमेंट लिखेंगे उनके बीच में बच्चों क्या लगाएंगे हम लोग, कॉमा जरूर लगाएंगे। तो ये चीजें हम लोग समझ गए होंगे, शायद इसमें कोई डाउट आप लोगों को ना होगा। अब देखो जो लास्ट क्वेश्चन हमारे लोगों का इस एक्सरसाइज का है वो है 6 क्वेश्चन। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता आप लोगों का। 4 क्वेश्चन दिया और मैचिंग वाला है कि मैच करो भैया कौन कहां जुड़ेगा। अब जैसे अच्छा देखो, आप लोग सोच रहे हो कि जैसे यहां पर दिया है, देखो क्वेश्चन पहला क्या लिखा है, देखो नंबर, इधर तो तुमको लिख दे दिया है नंबर, ये देखो ऐसे, और इधर दिया है लैंग्वेज वाले फॉर्म में, बोलता है कौन किससे रिलेट होगा। तो कुछ बच्चे तो डायरेक्ट ऐसे सोच लेंगे, कहेंगे सर ये देखो लिखा मैथमेटिक्स और इसको तो मैं यहां से मिलाने वाला हूं ऐसे, ये तो मिल गया। अब दूसरा कैसे मिलाओगे, अब जरा देखो ये लिखा है 2 3 और यहां पर क्या लिखा है, देखो x इज द प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। 6 के वो फैक्टर लिखने हैं जो प्राइम नंबर हो। तो 6 के पहली बात, 6 के अगर फैक्टर कोई पूछे तो कौन कौन होते हैं, 6 भैया 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से एंड 6 खुद से। तो इसमें बताओ प्राइम नंबर कौन है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है, 2 होता है भैया, सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर 2 होता है। तो 2 हो गया और 3 हो गया, तो भैया इसको कहां मिला दोगे जाके, 2 एंड 3 को कहां मिलाओगे, ये मिल गया हमारा, मतलब x वो नंबर हमने लिख दिए हैं जो डिवाइजर ऑफ 6 हैं और प्राइम नंबर बच्चों हैं। तो इतना समझ गए आप लोग। फिर देखो 1 2 3 6 क्या है,
1 2 3 6। इसमें क्या है लिखा कि तुमको लिखना है एज, देखो ये वाला मिला चुके हैं आप, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। क्या ये चीज मिल रही है ना, क्योंकि बोला है ऑड नेचुरल नंबर, ऑड तो नहीं है इसमें, 2 और 6 क्या है, इवन है, तो ये नहीं है। बचा कौन, ये वाला, देखो ये बच्चों यहां मिल गया और जो ये वाला है ये यहां मिल गया। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन था, तो ये तो बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन था, समझ गए, इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा। तो जो ये एक्सरसाइज है, ये वाली एक्सरसाइज, आज की जो एक्सरसाइज पूरी 1 पॉइंट हम लोगों ने 1 ली थी, उसमें 6 क्वेश्चन थे, हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर किसी को डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं क्लास फिनिश करने के पहले आप लोगों को डाउट बता दूंगा। ठीक है बच्चों, देखो तो आज का क्लास हमारा लोगों का यहाँ तक था, पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर ली। और जो लोग अभी भी सोच रहे हो कि जैसे सेट क्या होता है, ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म क्या है, कि यहाँ पर हम लोग केवल एनसीईआरटी के सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करा दिए जाएं, और थोड़ा थोड़ा मैं वहाँ पर कॉन्सेप्ट भी आपको बता रहा हूँ। तो आपको बच्चों ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि जो थ्योरी पार्ट हमारा लोगों का चल रहा है उसको जरूर देखें, उसमें हम लोग केवल डिटेल से यही डिस्कस करते हैं कि सेट क्या है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म क्या है, ये चीज़ें हम लोग बड़े डिटेल से डिस्कस करते हैं वहाँ पर। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि वो वाले वीडियो कॉन्सेप्ट है उसमें, वो आप लोग जरूर देखें, और उसके बाद आप लोग यहां पर एनसीईआरटी सॉल्यूशन करें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और मार्क्स का रहा या आपका बेस रहा, बेस बहुत अच्छा हो जाएगा। 12th तक आप कोई भी एग्जाम देंगे, आप लोगों को खुद फील होगा कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है क्वेश्चन करने में। अब लास्ट चीज जो आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देनी है वो क्या है, ये चीज। तो भाई लाइक और शेयर तो इसलिए आपको करने हैं क्योंकि लाइक और शेयर करते हो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन होता है तो और मेहनत करने का मन होता है कि आप लोगों को और अच्छा कराया जाए। वैसे भी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक और शेयर तो करना ही है। और सब्सक्राइब का तो मामला इसलिए है क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको परमानेंट टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट मिलता जाएगा, टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता जाएगा, जिससे आप लोगों को रेगुलर जो क्लासेस चल रही हैं उनके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। यहाँ पर जो स्टार्ट हो चुकी हैं बच्चों, फिजिक्स की क्लास चल रही है, केमिस्ट्री की क्लास चल रही है और मैथ की क्लास चल रही है, ये सारे के सारे थ्योरी पार्ट भी चलता है और साथ में एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी चल रहा है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।